जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल और तमाम सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगी सलाम। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। 6 लोग आ चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जिस तरह मैं लगातार बनी हुई हूँ और आपको पल पल की खबर देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आखिर देश में चल क्या रहा है और अन्नदाताओं के साथ ये सरकार, ये बीजेपी, ये आरएसएस के पालतू जाफरानी गुंडे क्या करना चाहते हैं, वो मैं आपको पल पल की न्यूज़ देती हूँ। और अभी भी मेरी पोस्ट पर एक जाफरानी गुंडा आ चुका है जिसको मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है, त्रिपाठी नाम का पालतू। अभी वो गालियां देगा, आगे शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आप जितने भी मेरे फेसबुक पेज के मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने भाई हैं, अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर टाइप करा करें। और अगर मैं इस लाइव में नहीं देख पाती तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लाइव में उन क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करूंगी और जहां तक मुझसे मुमकिन होगा मैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि थोड़ा थोड़ा मेरा पेज वापस आने लगा है, इसकी रीच थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। कल का ड्रामा आप सबने देखा, कल क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। बीजेपी ने क्या करा, तमाम दुनिया में हमारी इज्जत का जलूस इस सरकार ने, इन जाफरानी गुंडों ने किस तरह निकलवाया वो कहने की जरूरत नहीं है। शायद वो मंगल ग्रह तक लोगों ने देखा होगा या एलियंस ने देखा होगा। कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस, योमे जमहूरियत, रिपब्लिक डे था और ये भारत का एक नेशनल फेस्टिवल था जो किसान पहली बार अपने तरीके से दिल्ली आकर मनाना चाहते थे। और ये डरी कुचली बहरी अंधी सरकार या निर्भक्षी सरकार, खून की प्यासी सरकार, इसने जो एक ड्रामा करा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। आप जैसे जानते हैं कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 63 दिन हो चुके हैं बैठे हुए, यानी दिल्ली के बाहर आउटर दिल्ली पर ये किसान 63 दिन से बैठे हैं और कोई भी आज तक अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसके लिए किसानों को कसूरवार ठहराया जाता। लेकिन सरकार लगातार बार बार हर बार अपने जाफरानी गुंडे, अपने छोटे से स्लीपर बम उनके बीच में भेजती रही और वहां का माहौल खराब करने का एक षड्यंत्र रचती रही और हर बार अपनी मुंह खाती रही, बेनकाब होती रही, नंगी होती रही। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि 7-8 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर एक आरएसएस का भगवा जाफरानी आतंकवादी पकड़ा जाता है और वो पूरा प्लान बताता है कि वो क्या करने वाला है, सरकार क्या करना चाहती है, नागपुर से उसको क्या ऑर्डर मिला है। किसान अगर चाहते, अगर उग्र होते, उसी वक्त उस आरएसएस के पालतू कुत्ते को वही मारकर फेंक देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं और जहां जहां किसान बैठे हुए हैं, हर तरफ यही हाल रहा कि रोज कहीं ना कहीं ये जाफरानी गुंडे, ये भगवा आतंकवादी पकड़े जाते किसानों द्वारा और किसान फिर उनको छोड़ देते कि अगली बार तुम यहां मत आना। वो वहां पर ड्रामेबाजी करते, उल्टे सीधे नारे लगाते, उल्टे सीधे वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करते, लेकिन हर बार मेरे किसानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करा और उनका बाल भी बाका नहीं करा। आपने जैसे देखा कि स्ट्रीम चैनल लगभग चलने बंद हो गए थे, इनके मुजरे चलने बंद हो गए थे, इसीलिए बार बार कुछ लोग बैठे हैं कह रहे थे, क्योंकि इनको पता था ये वहां तक जाएंगे तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनकी करनी, इन जिहादी एंकरों की करनी इनके रिपोर्टर भुगत रहे थे और किसान उनको वहां पर घुसने नहीं दे रहे थे और भगा रहे थे।
कल 26 जनवरी थी और किसान पूरे जोशो खरोश के साथ लाखों की तादाद में झंडे अपने ट्रैक्टरों पर लगाकर, अपने सरों पर पगड़ियां सजाकर, बिल्कुल तिरंगे की पूरी टोपियां पहनकर दिल्ली की तरफ सेलिब्रेशन के लिए चला था। और आपको पता है ये परमिशन मिल चुकी थी कि वो दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन क्या सरकार ने गाइडलाइन दी? क्या सरकार ने वो रोड मैप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पर डालने की जहमत गवारा करी कि जिन रोड से वो किसान आते? नहीं करी, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट था। वो पहले ही दंगा प्लान कर चुकी थी। और मैं खुद गाजीपुर से कल किसानों के साथ रैली में दिल्ली आई थी और मैंने खुद देखा था कि गाजीपुर आते हुए इन किसानों को बार बार कितनी बाधाएं नजर आई जो डाली गई सरकार द्वारा। 2-3 जगह कंटेनर रख दिए ताकि किसान ना अंदर आए। जब परमिशन मिल चुकी थी तो वो कंटेनर किसने लगाए थे? जब परमिशन मिल चुकी थी तो डीटीसी की बसें किसने रास्ते में अड़ाई थी? जब परमिशन मिल चुकी थी तो रोड के डिवाइडर लाखों की तादाद में किसने लगाए थे? कौन थे वो लोग जो किसानों को परेशान करना चाहते थे, किसानों को उकसाना चाहते थे? कौन थे वो लोग? जब ये काफिला चल रहा था तो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे और 3-4 किलोमीटर में ये चला आ रहा था। सबके हाथ में तिरंगे थे, सब ट्रैक्टरों पे डीजे बज रहे थे और सब पर देशभक्ति सॉन्ग बज रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, सारे के सारे ऐसे ही गीत बज रहे थे जो वहां पर पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा जोशो खरोश पैदा कर रहा था कि आज भारत का नेशनल फेस्टिवल है। रास्ते में बहुत सारी कॉलोनी पड़ी, बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग इन किसानों को सैल्यूट कर रहे थे, उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, फ्लाईओवर पे लटके पड़े थे ऑटो वाले, बस वाले, सवारी, मजदूर और तमाम के तमाम इन किसानों के हाथ जोड़कर जय जवान जय किसान का नारा लगा के इनका इस्तकबाल कर रहे थे। किसान तो यहाँ पर उत्तेजित नहीं हुआ। उसके बाद ये किसान आईटीओ तक आ जाता है, जहां 2.5 घंटे तक आईटीओ के फ्लाईओवर पर किसानों को पुलिस वाले रोक देते हैं और नीचे की तरफ पुलिस वालों का तांडव शुरू हो जाता है, जो इन पे गोलियां बरसा रहा होता है, टीयर गैस बरसा रहा होता है और डंडे बरसा रहा होता है। गाजीपुर वाले जो थे वो आईटीओ की तरफ उनको रूट मिला था, तो गाजीपुर का जितना भी किसान आंदोलन था या वहां पे जो लोग बैठे थे वो आईटीओ की तरफ जाते, लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पर थे या टीकरी बॉर्डर पर थे वो लाल किले वाले रोड पर आ गए। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि किसानों ने वहां उत्पाद मचाकर बहुत अच्छा करा या किसानों ने वो उत्पाद मचाया होगा, वो दंगल मचाया होगा। नहीं, वो उत्पाद बीजेपी द्वारा मचाया गया, कोऑर्डिनेट करा हुआ पूरा एक ड्रामा था। और ड्रामे को प्ले करने के लिए भारत के फर्जी किसान, नकली सरदार, देशद्रोही सनी देओल का यूज करा गया। पूरी स्क्रिप्ट उसने तैयार करी। सनी देओल का लंगोटिया यार दीप सिद्धू, जो नॉर्मल बंदा सरदार भी नहीं है, वो बंदा लाल किले पर आता है भगवा झंडा लेकर और अपने पालतू आरएसएस के गुंडों को बोलता है कि लो इसको फहरा दो। और दिखाया क्या जाता है कि ये किसान और ये सरदार है। झंडा किसका लगाया जाता है? सरदारों के खालिस्तान होने का। और न्यूज सर्कुलेट कर दी जाती है कि सरदारों ने लाल किले पे कब्जा कर लिया, पुलिस वालों को मारा और झंडे की बेहुरमती करके अपना झंडा लगा दिया। ये कौन है? दीप सिद्धू। आप जानते हैं कौन है ये दीप सिद्धू? ये दीप सिद्धू सनी देओल का लंगोटिया यार है और ये नरेंद्र मोदी के साथ चाय पीता हुआ उनके आराम से पीएमओ ऑफिस में गपशप करता हुआ साफ नजर आता है। तब इसके पगड़ी नहीं होती। ये यहीं पे बात नहीं खत्म होती, ये देश के अमित शाह जी के साथ भी गप्पे हाँकता हुआ साफ नजर आता है। फोटो शूट होता है जिसमें मोदी जी खड़े हैं और ये फर्जी और नकली किसान देशद्रोही सनी देओल खड़ा हुआ है। इसके बराबर में ये दीप
सिद्धू नाम का आतंकवादी भी खड़ा नजर आता है। और कमाल की बात है, उस वक्त इसके सर पर पगड़ी नहीं होती, ये नॉर्मल भारतीयों की तरह खड़ा होता है। लेकिन जब आतंक मचाने के लिए इसको हायर करा जाता है तो इसके पगड़ी बांध दी जाती है व्हाइट कलर की, क्योंकि टैग करना था सिंघू बॉर्डर को, टैग करना था सरदारों को, टैग करना था खालिस्तानियों को, बदनाम करना था पंजाबियों को। इसलिए इसको फर्जी किसान बनाने के लिए सनी देओल को यूज करा जाता है, या सनी देओल यूज होता है। क्या यूज होगा, वो तो खुद बीजेपी का एमपी है और फर्जी पंजाबी भी है। और इसकी डुप्लीकेट अम्मा हेमा मालिनी, आप सब जानते होंगे कि सनी देओल की डुप्लीकेट अम्मा का नाम हेमा मालिनी है, क्योंकि धर्मेंद्र ने 2 शादियां करी थी। दूसरी शादी मुसलमान बना के हेमा मालिनी को करी थी और बाद में फिर ये खुद दोनों हिंदू हो गए थे और जाफरानी गुंडों के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा तांडव मचाते हैं भारत के अंदर। उसमें हेमा मालिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भारत में अराजकता फैलाने में। तो ये डिजिटल तवायफ और प्लस सनी देओल की डुप्लीकेट मां हेमा मालिनी भी किसानों को उत्तेजित करती रही कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये बिल तुम्हारे फेवर में नहीं है। और दूसरी मॉडर्न तवायफ और डिजिटल तवायफ, उसका नाम भी आप जानते होंगे, कंगना रनौत। उस हरामखोर ने तो ये तक कह दिया कि लाल किले पे झंडा फहरा दिया, ये हमारी देश की धरोहर है। तू तब कहां मर जाती है जब तू मुसलमानों को टैग करती है, मुगलों को टैग करती है। लाल किला तेरे बाप का कब से हो गया? लाल किला तो मुगलों ने बनाया था, ये नागपुर वालों ने तो नहीं बनाया, ये आरएसएस जाफरानी गुंडों ने तो नहीं बनाया। फिर ये राष्ट्रीय धरोहर कैसे हो गया? कभी तो तू मुसलमानों को गद्दार जिहादी बताती है, शाहीन बाग की औरतों को 500-500 वाली बताती है, और दूसरी तरफ ये लाल किला तेरे बाप का हो जाता है, नागपुर वालों का हो जाता है। वहां तेरी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब गायब हो जाती है। 12वीं फेल बुलबुल। ये सारी कोठे वाली बाइयां हैं जो अपने मुजरे इस वक्त नागपुर में दिखा रही हैं, सबको नचा रही हैं। इनके मुजरे हम भी देखने जाते थे पिक्चर हॉल पे, 250, 300, 350, जो किसी की हैसियत हो उसी लिहाज से इनका मुजरा पिक्चर हॉल पर जाकर देखता था। तो ये सारे के सारे जाफरानी गुंडे एकदम बिल से निकल कर आए। इनको गोल्डन चांस मिला था कल किसानों को बर्बाद करने में। और वो हमारी दूसरी कोठे वाली बाइयां जो सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया पर भी बैठी हैं और स्ट्रीम चैनल पर भी बैठी हैं, वो लिस्टिंग कर रही हैं कि इतने किसानों ने, इतने लोगों को, लाखों किसानों ने, इतने पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। वो बेगैरते, बेजमीर औरतें जो पूरी की पूरी चाटुकारिता के अंदर इतनी घुस चुकी हैं कि वो देशद्रोही बन चुकी हैं। उनको किसानों की मौत नजर नहीं आई, उनको वो किसान नजर नहीं आए जो हजारों की तादाद में पुलिस के जुल्म का शिकार होके हाथ पैर तुड़वा बैठे। वो किसकी लिस्टिंग कर रही हैं? इतने पुलिस वाले जख्मी हैं, जबकि पुलिस वालों को किसानों ने नहीं मारा। वो खुद ही इन्होंने आपस में आरएसएस के पालतू कुत्तों को कहा कि हमें थोड़ा बहुत मार देना ताकि हम दुनिया में छा जाएं और इन सरदारों को बदनाम कर दें, खालिस्तान को बदनाम कर दें, किसानों को बदनाम कर दें, अन्नदाता को बदनाम कर दें, भारत की रोटी को दागदार कर दें। इसलिए इन्होंने इन संघियों का यूज करा, इन आतंकवादियों का यूज करा, इन जाफरानी गुंडों का यूज करा। और स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा इनके लिए एवरी डे एवरी टाइम 9 to 7 भौंकता ही रहता है। इतनी बड़ी पॉलिटिक्स मेरे भारत के किसानों के साथ हो गई, उनको बदनाम कर दिया गया और सारा का सारा प्लान कोऑर्डिनेट था। ये बीजेपी ने कोऑर्डिनेट करा, आरएसएस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करा, दीप सिद्धू को इस्तेमाल करा गया और उसको फर्जी किसान बनाकर लाल किले पे लाकर छोड़ दिया गया कि यहां से तू भौंक और किसानों को बदनाम कर। सवाल ये उठता है, कल 26 जनवरी थी, इतनी जबरदस्त वहां पर सिक्योरिटी थी, फिर ये जाफरानी गुंडे वहां तक कैसे पहुंचे? कौन थे वो लोग, कौन था वो दिमाग जो उनको वहां तक छोड़ने आया था ताकि इन किसानों को बदनाम करा जा सके और उनकी आड़ में दूसरे किसानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए या उनकी जान ले ली जाए।
शर्म इनको मगर नहीं आती। ITO पे एक बंदे को, एक अन्नदाता को, एक किसान को डायरेक्ट यहाँ गोली मार दी जाती है और पुलिस वाले झूठ पर झूठ परोसते हैं कि नहीं ये ट्रैक्टर से गिरा और मर गया। वो अलग बात है, ना उसके कोई चोट नजर आई, सिर्फ गोली का निशान यहाँ पर नजर आया। मैंने खुद देखी उसकी डेड बॉडी ITO पर पड़ी हुई और घंटों तक पड़ी रही। उन्होंने कहा हम नहीं उठाने देंगे क्योंकि पुलिस वालों ने मारा है, और पुलिस वालों ने फौरन मजिस्ट्रेट बनकर हाई कोर्ट लगाकर फैसला भी कर दिया कि ट्रैक्टर से गिरकर मरा है। ट्रैक्टर से गिर के मरा होता, चोट आती, कुछ टूटता। ट्रैक्टर से गिरकर नहीं मरा था। गोलियों की आवाज मुत्तई दूर तक सुनाई दे रही थी, टीयर गैस चल रही थी। हम ITO के फ्लाईओवर से सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। फ्लाईओवर के नीचे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ये सारा तांडव रचाया जा रहा था जो पुलिस कर रही थी। मैं पुलिस को कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं पुलिस को कुछ कह ही नहीं रही, क्योंकि वो भी सरकार के चाटुकार हैं, वो सरकार के गुलाम हैं। उनको जिस तरह का ऑर्डर मिला वो उसी तरह की चाटुकारिता करते हैं। वो भी शायद भूल जाते हैं कि वो जो डंडा उठाने की पावर अपने अंदर लेकर आए हैं, वो डंडा उठाने की पावर भी भारत के अन्नदाता ने दी है। अन्न तुम उनका खाते हो, गुलामी तुम इन RSS वालों की, इस सरकार की, इस देशद्रोही सरकार की करते हो। तुम संविधान की कसम उठाते हो कि हम संविधान की कसम उठाते हैं, हम भारतीयों की हिफाजत करेंगे, और हिफाजत तुम सरकार की करते हो, इस देशद्रोही सरकार की करते हो जो 26 जनवरी को दुनिया में हमारी बेइज्जती करवाती है, किसानों को बदनाम करती है। तो टोटल ये ड्रामा कल करा गया और अभी भी ये चिल्लम चिल्ली बचा रहे जिहादी चैनल वाले। इनके तो होश उड़ गए कल किसानों को देखकर, क्योंकि 16 जिहादी ये एंकर, 4-5 इनके चैनल, किसान लाखों में। अब कहाँ कहाँ ये एंकरिंग करें, कहाँ कहाँ दिखाएं, क्योंकि ये तो लगातार भौंकते चले आ रहे हैं 120 दिन से कि मिलॉर्ड ये कुछ लोग हैं, ये किसान नहीं है, कुछ लोग हैं, इनको अपोजिशन ने भड़काया है, ये कुछ लोग हैं। और कल इनके हाथों से तोते उड़ गए जब इन्होंने देखा कि 1-2 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, लाखों की तादाद में किसान दिल्ली आया था, या दिल्ली आकर पिट कर गया था, मर कर गया था, जुल्म का शिकार होकर गया था। और 26 जनवरी को जब भी ये अन्नदाता याद करेगा तो ये वाली 26 जनवरी वो भूल नहीं पाएगा कि सरकार ने और उसके चाटुकारों ने और RS के जाफरानी गुंडों ने भारत के अन्नदाताओं के साथ क्या सलूक करा था, उसको किस तरह ट्रीट करा था, गोलियां भांची थी, हाथ पैर तोड़े थे और उनको जलील करके देशद्रोही आतंकवादी बनाया था। सब कुछ याद रखा जाएगा मोदी सरकार, सब कुछ याद रखा जाएगा। बहुत जबरदस्त आपकी स्ट्रेटेजी है, बहुत जबरदस्त आपने प्लान बनाया था, लेकिन आप ये भूल गए थे कि सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब किसी चीज का नाम है। आपकी तमाम प्लानिंग यहीं से लीक कर दी गई। आप सोच रहे थे जो आपका तवायफ मीडिया है, आप इसको स्क्रिप्ट देते रहेंगे और ये बताती रहेगी कि नहीं ये किसान नहीं, ये देशद्रोही हैं, ये फलाना है, ये धमाका है। तो भाइयों बस मैं आपको यही बताना चाहती थी और इसीलिए आज लाइव पर आई हूं। एक और आ गया बेचारा रमेश कुत्ता, रमेश जोशी कुत्ता, RSS की गुफा की नाजायज औलाद। ये बोल रहा है कि जी पेपर तो दिखाने पड़ेंगे। अबे बैक साइड की औलाद, पेपर तुझे भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने NRC में मुसलमानों से पेपर नहीं मांगे। रमेश जोशी कुत्ते, वो तुझे भी दिखाने पड़ेंगे। ये सारे गुफा पुत्र इस खुशफहमी के शिकार हैं कि इनको पेपर नहीं दिखाने पड़ेंगे। जरा इन गुफाओं की औलादों को बताओ कि NRC अगर लागू होती है तो पूरे भारत को पेपर दिखाने पड़ेंगे, मुसलमान को भी दिखाने पड़ेंगे। ये गुफा वाले जो गुफाओं के बाबाओं की नाजायज औलादें, ये बड़े खुश हो रहे हैं कि इनको पेपर नहीं दिखाने पड़ेंगे। क्यों कमबख्तो, तुम क्या मंगल ग्रह से आए हो? नहीं 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 नहीं, तुम क्या गोबर ग्रह से आए हो? कौन से ग्रह से आए हो? ये सारे के सारे वो हैं जो गोबर ग्रह की पैदाइश हैं। इनको अपनी माँ का तो नाम याद है, बाप का नाम तो इनके बाप को भी नहीं पता, जो इनका बाप होगा भी उसको भी नहीं पता। ये गुफाओं की एक रात की गलतियां हैं, बल्कि हर रात की गलतियां हैं। इनको खुद नहीं पता कि इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके घर की औरतें
कब कब गुफाओं में पड़ी रहती हैं। और ये हरामखोर आज बता रहे हैं कि देशद्रोही क्या होते हैं, गद्दार क्या होते हैं, क्योंकि गोबर खाने वाले हैं, कमबख्त हमारे गुफाओं की औलादे हैं सारे के सारे। तो इनका तो जमीर नहीं जागेगा, ना जागा है ना जागेगा, क्योंकि इनका जमीर अगर होता तो भारत आज आबाद होता। इन हरामखोरों की वजह से, रमेश जोशी जैसे आरएसएस के पालतू कुत्तों की वजह से, इन जाफरानी गुंडों की वजह से 6 साल में भारत बर्बाद कर दिया गया। ये इन्हीं की देन है, इनकी गुफाओं की देन है, इनके बाबाओं की देन है, जिन्होंने हर तरफ अपनी नाजायज औलादें पैदा कर दी और बिखेर दी और तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा दिया कि जाओ मारो, मारो जाकर मुसलमानों को, मारो जाकर सरदारों को, मारो जाके दलितों को, और बस भारत माता की जय बोलते रहना। लेकिन भारत में कोई माता सेफ ना रहे, ये इनको सर्कुलेशन दिया गया। ये हरामखोर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं और भारत की बेटियों को माले गनीमत समझकर लूटते हैं। भारत की औरत सेफ नहीं, भारत की बच्ची सेफ नहीं, भारत में बुढ़ी सेफ नहीं, भारत में नारी सेफ नहीं, और कहते हैं भारत माता की जय। जय का मतलब जरा कोई इनसे पूछे जय तुम्हारे यहां होती क्या है? कि बीजेपी के आने के बाद रेप तो होते ही होते थे पहले भी और अब भी, अब बर्बरता की हद कर दी गई कि औरतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। आपको निर्भया कांड याद होगा, जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे भारत में इतना जोश, इतना गुस्सा, इतना रोष पैदा हो गया था कि पार्लियामेंट भी घेरा गया था, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी पब्लिक उस एहतजाज में। तब तो किसी ने नहीं कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा था ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी हैं। इन्हीं के दौर में पूरी की पूरी नागरिकता खतरे में आ गई, पूरा भारत खतरे में आ गया। सिर्फ 6 साल में पूरी हिस्ट्री उलट गई। तो ये इनकी चाल है, ये रमेश जोशी जैसे कुत्तों की चाल है, जिनको कमेंट में 2 रुपए मिलते हैं कि जाओ अपनी माँ को बेच कर आओ, जाओ अपने जमीर को बेच कर आओ। और कोई भी लेडी अगर मिलती है, कोई भी सभ्य नागरिक अगर मिलता है तो जाओ उसको गाली देकर अपना इतिहास बताओ कि वाकई ही तुम गुफाओं की नाजायज औलादे हो। ये साबित करते हैं कमेंट के अंदर, ये यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, ये ट्विटर पर कमेंट करके हैशटैग फर्जी चलवाते हैं, ये सब जगह उल्टे सीधे एसएमएस करके अपना रोज का 150 सीधे कर लेते हैं और फिर गुफा जाकर सस्ता नशा करके फिर गुफाओं में पहुंच जाते हैं और वहीं पे जाकर ये चिल्लम चिल्ली मचाकर फिर आ जाते हैं नफरतें फैलाने। तो इन कमबख्तों ने, इन हरामखोरों ने पूरे भारत को